अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, अफगानिस्तान हमारा हमसाया बड़ी ही अरसे से, कई दहाइयों से वोलेटिलिटी का शिकार है और अभी पिछले 20 साल के अंदर जो वॉर ऑन टेरर नामी जंग उधर हुई, उसके बाद तो अफगानिस्तान का हाल इस कदर बुरा है कि 421 अजला में से काबुल का कंट्रोल तकरीबन आधे अफगानिस्तान पर है, क्योंकि काबुल ये कहता है कि 100 अजला के ऊपर अफगान तालिबान कब्जा कर चुके हैं। लेकिन अफगान तालिबान इस बात को मानने से बिल्कुल भी अग्रीड नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा 200 अजला के ऊपर कब्जा हो चुका है, यानी तकरीबन आधा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है और आधे अफगानिस्तान के ऊपर लूजली काबुल की हुकूमत है। आने वाले दिनों के अंदर जिस तेजी से अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसके पेश नज़र ताजिकिस्तान ने 20,000 फौजी अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भेज दिए हैं ताकि वो किसी भी तरह की इस तरह की सूरत हाल से निबर्दाश्त हो सकें। पाकिस्तान ने भी बॉर्डर फेंसिंग करके अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश की, लेकिन क्या आने वाले वक्तों के अंदर इसका कोई फॉल आउट, कोई स्पिल ओवर होगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ भारत एक ऐसा हमसाया जो कि ना खुश रहता है ना खुश रहने देता है, वो अभी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। एक तो पहले कुलभूषण यादव की फॉर्म में एक जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है, जहां से हमें यह पता चला कि भारत यहां मासूम और निहत्ते नौजवानों, बच्चों, बूढ़ों, खातीन को शहीद करवाता रहा दहशतगर्दी के जरिए, लेकिन अब भी भारत बाज ना आया। पिछले साल के आखिर में हमने डोसिया इंटरनेशनल कम्युनिटी में दिया तो सही, लेकिन अब भी भारत की इस तरह की हरकत खत्म नहीं हुई। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी क्या फरमाते हैं, जरा सुनिएगा। इंटरनेशनल फोरम्स पर इसको उठाएंगे। हमने पहले भी डॉसियर जो हमने बनाया था जिसमें शवाहिद हमारे पास मौजूद थे, हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से शेयर किया था, हमारे PR ने उनको वहाँ पहुँचाया था। अब भी हम ये शेयर करना चाहेंगे और दुनिया को बताना चाहेंगे कि किस तरह भारत टेरर फाइनेंसिंग का मुर्तकिब है। अब इसके बाद DGISPR की भी एक बहुत अहम स्टेटमेंट है, जिसके अंदर वो बाकायदा बता रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में कर क्या रहा है और अफगानिस्तान के जरिए किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो भी सुनिएगा। Indian embassies and consulates operating along Pakistan's borders have become hubs of terrorist sponsorship against Pakistan. Indian diplomats in Afghanistan, they have been regularly supervising various terrorist activities. Indian intelligence agencies are managing 87 such terrorist camps. The details are right now, they can be seen on the screen. Out of these terrorist camps, 66 are located in Afghanistan. अब इससे ज्यादा सबूत दें इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो क्या दें, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी स्टेट लेवल पर है क्या। यहां मैं सियासी बात नहीं करूंगी। इतनी तेजी से तब्दील होती हुई रीजनल सिचुएशन के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को इस बात का एहसास करना जरूरी है कि पाकिस्तान की आने वाले वक्तों के अंदर फॉरेन पॉलिसी मेक और ब्रेक किसी सूरत हाल पैदा करेगी। इसी हवाले से हमें ज्वाइन करेंगे फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन माय शो टुडे। जाहिद साहब, सबसे पहला सवाल तो हम पहले अफगानिस्तान की जानिब ही जाते हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौजों के इनखला के बाद पाकिस्तानियों को यह खदशा है कि कहीं हम उस मौके पे वापस तो नहीं जा रहे जहां किसी ज़माने में हिलरी क्लिंटन ने जिसके बारे में कहा था कि हम लोगों ने बहुत तेज़ी में अफगानिस्तान को छोड़ा, बदअमनी के साथ छोड़ा और हम पूरा मलबा पाकिस्तान पे इसके हवाले से नहीं डाल सकते। क्या एक बार फिर हम वैसी सूरत हाल देखने वाले? जी अनिका, लेट मी फर्स्ट कन्वे माय वेरी बेस्ट विशेस टू यू एंड योर प्रोग्राम न्यूज नाइट। थैंक यू। तो जो आपने सवाल किया अफगानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उस हवाले से शदीद खदशात हैं। हम ये समझते हैं कि वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है उससे ना सिर्फ अफगानिस्तान के अमन को खतरा है बल्कि खित्ते के अमन को और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अमन को खतरात लाहक हो सकते हैं। इसी वजह से हमने जब ये फॉरेन ट्रूप्स की विड्रॉल की बात होती है तो पाकिस्तान ने कंसिस्टेंटली ये कहा कि वहाँ से रिस्पॉन्सिबल और ऑर्डरली विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स हो ताकि वहाँ पर कोई सिक्योरिटी वैक्यूम क्रिएट ना हो जिसे स्पॉयलर्स फिल कर सके। इसी तरह हम ये भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान में कोई इस तरह की सिक्योरिटी के हवाले से सिचुएशन पैदा हो जिससे पाकिस्तान में दोबारा से इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज का खदशा हो। जैसा कि आपके इल्म में है, पाकिस्तान हैज बीन होस्टिंग
over 3 million Afghan refugees for decades. लेकिन अब हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान मजीद इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज एज अ रिजल्ट ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन अफगानिस्तान उसका मुकम्मल नहीं हो सकता। अनिका, पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने हमेशा से ये मौक़िफ़ रखा कि अफगानिस्तान के अंदर जो मसला है उसका कोई फौजी हल मुमकिन नहीं है। हमने हमेशा ये कहा कि इस मसले का वाहिद हल जो है वो पॉलिटिकली निगोशिएटेड सेटलमेंट है। हम ये समझते हैं कि एक इंक्लूसिव, ब्रॉड बेस्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल सेटलमेंट होनी चाहिए, जिसके नतीजे में एक अफगान नुमाइंदा हुकूमत जो है वो वजूद में आए। हम ये समझते हैं कि अफगान लोगों को ये इख्तियार है कि वो खुद चूज करें कि उन्हें किस किस्म की अपनी हुकूमत चाहिए, तो रिप्रेजेंट जो उन्हें कर सके डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। लेकिन देखें, पाकिस्तान ने अफगान पीस प्रोसेस को न सिर्फ इस चीज के इस अमल को जोर दिया, अफगान पीस प्रोसेस के हवाले से लास्ट ईयर जो 3 इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई उसमें सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट तालिबान और यूएस के दरमियान होने वाला पीस एग्रीमेंट था। उसे करवाने में पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम किरदार था। उसके बाद फिर सितंबर लास्ट ईयर जो इनिशिएशन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशन हुई, जो बातचीत आपस में स्टार्ट हुई, और तीसरा था एग्रीमेंट ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। तो ये तीनों जो माइलस्टोन्स अभी तक इस प्रोसेस के अंदर अचीव हुए, पाकिस्तान की मदद के बगैर ये शायद मुमकिन ना होता। अब हम ये कहते हैं कि इस स्टेज पर जो अफगान पीस प्रोसेस पहुंचा है, तो ये तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है, खास तौर पर अफगान लीडरशिप की जिम्मेदारी है, तो वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं, इसे जाया ना होने दें और इसके नतीजे में एक पुरअमन अफगानिस्तान के मसले के हल की तरफ जाए। लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे हालात नजर आ रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल खतरा है। सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से हमारे कंसर्न हैं और हमने अपने वो कंसर्न इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी शेयर किए, हमने अपने पार्टनर कंट्रीज के साथ भी शेयर किए, और हम ये समझते हैं कि इस वक्त भी अफगान लीडरशिप को तमाम अपनी एनर्जीज, तमाम अपनी एफर्ट्स फोकस करनी चाहिए टुवर्ड्स पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन अफगानिस्तान। राइट, लेकिन जाहिद साहब, ऐसा कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन होता हुआ अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काबुल के हवाले से खदशा तालिबान को मौजूद है और तालिबान के हवाले से खदशा जो अफ़गानिस्तान की अभी की हुकूमत जो काबुल पे अभी बरसरे इक़्तिदार है उसको मौजूद है। लेकिन दोनों ही रियलिटीज़ हैं जाहिद साहब, और अगर कोई खुदा न खास्ता, और जो समझा भी जा रहा है कि अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ ही चुका है और पाकिस्तान से ये डिमांड किया जाए कि किसी एक तरफ आप खड़े हों, तो क्या पाकिस्तान ऐसा करने को तैयार होगा या सोचेगा भी? देखें अनिका, हम तो कभी भी ये नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़े, क्योंकि हमारा डायरेक्ट स्टेक है अफगानिस्तान में पीस के अंदर। इसीलिए हमारी तमाम एफर्ट्स जो अफगानिस्तान के अंदर अमल को आगे बढ़ाने के लिए, देखें अफगानिस्तान के बाद वो मुल्क जिसने सबसे ज्यादा सफर किया है बिकॉज ऑफ इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, वो पाकिस्तान है। हमने अपनी फाइट में 70,000 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान के इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो दे आर ओवर $150 बिलियन। तो हमारे जितने कनेक्टिविटी के इनिशिएटिव हैं, चाहे हम टाकी की बात करें, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की, चाहे हम कैसा 1000 की बात करें जो कि सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी इंपोर्ट करने की है, चाहे हम रोड एंड रेल कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की बात करें, तो हमारा तो इस वक्त जिसे कहते हैं ना, वी आर हेवीली इन्वेस्टेड इन पीस इन अफगानिस्तान। तो हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़े। दूसरी जो बात आपने की, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। हमारी लीडरशिप ने बारहा ये बात वादे की दैट वी डू नॉट हैव एनी फेवरेट इन अफगानिस्तान। हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान के अवाम के पास ये हक है। हमारा रोल जो है वो अफगान पीस प्रोसेस के अंदर एक फैसिलिटेटर का है, लेकिन ये पीस एग्रीमेंट जो है ये बहरहाल आपस में अफगान लीडरशिप ने तय करना है। उसमें हम ये भी समझते हैं कि तमाम साइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी होगी।
क्योंकि जब तक वो अपनी मौजूदा पोजीशन पर बरकरार रहेंगे उस वक्त तक एक निगोशिएटेड सेटलमेंट जो है वो मुश्किल होगी। तो किसी भी निगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये ऑल साइड्स हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। हमारी ये उम्मीद है, हम तवक्को करते हैं कि अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस आगे बढ़ेगा और उसके नतीजे में अफगानिस्तान में देरपा अमन का क़याम मुमकिन हो सकेगा। इसीलिए हमने हमेशा ये बात की कि जो विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स है दैट शुड बी साइमल्टेनियस टू द प्रोग्रेस इन अफगान पीस प्रोसेस। यानी हम ये नहीं चाहते थे कि ट्रूप्स की विड्रॉल विदाउट प्रोग्रेस इन अफगान पीस प्रोसेस हो। हम अभी भी ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, अफगान लीडरशिप की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है जिसे हम बिल्कुल खुशदिली से पूरा करें। इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी ये है कि अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए जो भी फैसिलिटेशन होती है वो प्रोवाइड की जाए। राइट। अच्छा जाहिद साहब, फिर ऑफ कोर्स सवाल ये भी आता है कि पिछले दिनों एक तकरीर की गई अफ़गानिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े हुए वो MNA जो जलालाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ ऐसी बातें कही गई जो शायद फैक्ट से मुनाफी हैं, लेकिन ये एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो वहाँ ऐसा फील करता है कि शायद पाकिस्तान को इस सारी चीज़ों का मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए। उस स्पीच के हवाले से हमारे फ़ॉरेन ऑफिस का क्या रद्द अमल है? डू यू थिंक कि इस थॉट को, ये जो कुछ लोगों में परसिस्ट करती है या एग्जिस्ट करती है अफ़गानिस्तान में, इसको हम तब्दील कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? देखें अनिका, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं हम ये समझते हैं दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान के लिए वो वाइडली एक्नॉलेज्ड है, अप्रिशिएटेड है, नॉट ओनली बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी बट अफगान ऑल्सो। देखें पाकिस्तान ने न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अमल को आगे बढ़ने के लिए अपना किरदार अदा किया, बल्कि वहाँ पे हमने डेवलपमेंट एफर्ट्स में पार्टिसिपेट किया। पाकिस्तान ने वहाँ पर रोड्स बनाने में मदद की, पाकिस्तान ने वहाँ पर हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तान ने वहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, पाकिस्तान ने स्कॉलरशिप दिए अफगान स्टूडेंट्स को। करेंटली वी हैव ऑफर्ड 6,000 scholarships to Afghan students, boys and girls in some of our best universities। अब ये हमारी कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान के अंदर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के हवाले से। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान कंटिन्यूज टू होस्ट ओवर 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज फॉर डेकेड्स, हमने उसे किया। अब ये हमारी जो कंट्रीब्यूशन है अफगानिस्तान के हवाले से दिस इज वेरी वेल नोन। अफगान लोगों को भी इस कंट्रीब्यूशन का बिल्कुल एहसास है। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो है हम ये समझते हैं कि ये ना तो रिप्रेजेंटेटिव हैं अफगान अवाम के और ये स्पॉयलर्स हैं। हम ये समझते हैं कि इस तरह के बयानात जो है दे आर अनहेल्पफुल, ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। किसी किस्म की ब्लेम गेम की बजाय, जैसे मैंने पहले कहा, इस वक्त अफगान लीडरशिप के लिए जरूरी है कि वो अपनी तमाम एनर्जी जो है वो सर्व करें अफगानिस्तान के अंदर देरपा अमन के क़याम के लिए और अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम जो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स हैं हम उनकी जोर तो मजम्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल नहीं है। तो दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बायलैटरल मैकेनिज्म्स मौजूद है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म हमारा अफगानिस्तान पाकिस्तान एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडेरिटी, जिसे हम APEX कहते हैं। उसमें तमाम बातों मसाइल पर बात करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क मौजूद है। उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग का फ्रेमवर्क है, उसमें मिलिट्री कॉपरेशन का फ्रेमवर्क है, उसमें इकोनॉमिक कॉपरेशन का फ्रेमवर्क है, उसमें रेफ्यूजीज इश्यूज का फ्रेमवर्क मौजूद है। लेकिन उसमें इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ब्लेम गेम जो है वो किसी के भी फायदे में मुफाद में नहीं है, उसे अवॉइड किया जाना चाहिए। अच्छा, एक आम आदमी के जहन में जाहिद साहब एक और सवाल है। हमने बॉर्डर फेंसिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली है और बड़े टाइमली ये काम हो गया, इसलिए क्योंकि आज शायद हम ये करना शुरू करते तो जो इन्फिल्ट्रेशन होती शायद हम उसे रोक ना पाते। लेकिन लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये बॉर्डर फेंसिंग वहाँ की से आने वाली जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने में कारआमद साबित हो सकेगी? देखिए अनिका, सबसे पहले तो लेट मी से कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान की
पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो हमने ये फेंसिंग के ऊपर काम किया। अनिका आई बिन देयर, मैं खुद वहां पे मैंने विजिट किया बॉर्डर को, मैंने ये फेंसिंग देखी, मैंने ये फेंसिंग होते हुए देखी। लेट मी अश्योर यू इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। ये बिल्कुल किसी मौजज़े से कम नहीं है। जिस तरह वहां पे डिफिकल्ट टेरेन के अंदर ये सारा सामान लेकर पहुंचाया जाता है, वहां पे जिस तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के अंदर ये फेंसिंग का काम हो रहा है, और जिस तरह रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये फेंसिंग का काम मुकम्मल हो रहा है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि पूरी कौम को अफवाज पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करना चाहिए। दूसरी बात, हम जब ये कहते हैं कि ये फेंसिंग, तो देखें फेंसिंग जो है वो दैट इज वन पार्ट। हमारी जो एफर्ट्स हैं उसमें अफगानिस्तान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना एक है। फेंसिंग जो हमने की कि कोई उस तरफ से इन्फ्लक्स ना हो सके, और खास तौर पर जो पाकिस्तान के ऊपर हर दूसरे दिन इल्जाम लगाए जाते हैं कि जी हमारी साइड से कोई जो है, तो इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमने ये फेंसिंग की। लेकिन हम ये भी समझते हैं फिर भी कि देखिए फेंसिंग जो है वो अफगानिस्तान के अंदर अमन का मुतबादल नहीं हो सकता। हम ये समझते हैं कि हमारा उनके साथ एक लंबा बॉर्डर है, उसके अलावा 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में मौजूद है, उसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे बात की कि कनेक्टिविटी के, और हमारा तो एक इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में पीस में, अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में, अफगानिस्तान के अवाम की खुशहाली में। तो फेंसिंग जो है वो बिल्कुल उसकी एक इफेक्टिवनेस है, लेकिन हमारा जो असल इंटरेस्ट है अनिका वो अफगानिस्तान के अंदर अमन में। राइट जाहिद साहब, अभी यहीं से ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बाकी मामलात को भी डिस्कस करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले अफगानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के अंदर भारत किस तरीके से अपना अशो रसूख बढ़ाकर पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की सरहद के खिलाफ अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, ये तो एक जीता जागता सबूत हम लोगों को हमलों की सूरत में मिल ही गया। जाहिद साहब, अब मैं आपके तवज्जो ज़रा इस बात पर मबजूल करवाना चाहूँगी कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में मुलव्विस है। जीता जागता सबूत हमारे पास कुलभूषण यादव की फॉर्म में मौजूद है, लेकिन अभी दोबारा वो डोसिया की जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके बाद अब एक बार फिर जो दहशतगर्दी की चंद वारदातें और वाक़यात हुए हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर, DG ISPR, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इन सब ने भारत की तरफ एक बार फिर उंगली उठाई है। जाहिद साहब, पाकिस्तान की इस हवाले से फॉरेन पॉलिसी आखिर क्या है? क्या भारत के साथ बातचीत होगी, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस मामले को उठाया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा? व्हाट इज आवर पॉलिसी? देखिए अनिका, सबसे पहले तो मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे कि पाकिस्तान की भारत के बारे में फॉरेन पॉलिसी है क्या। ये भी आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उसके बारे में पॉलिसी क्या है और हमारा मौक़िफ़ क्या है। तो जहां तक भारत के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी है, हमारे साथ पाकिस्तान ने देखें हमेशा अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ, बल्कि लार्जर इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पुरअमन और दोस्ताना ताल्लुकात की ख्वाहिश की है। पाकिस्तान वांट्स टू हैव पीसफुल रिलेशंस विद ऑल इट्स। अच्छा, अब ये दिस इज इंक्लूडिंग इंडिया। हम ये चाहते हैं कि भारत के साथ ही हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हों, पुरअमन ताल्लुकात। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अगर भारत अमन की तरफ एक कदम उठाए तो पाकिस्तान 2 कदम अमन की तरफ उठाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से वो कदम अमन की बजाय बदअमनी की तरफ उठाए गए। देखें, पाकिस्तान ने जब ये भारत की तरफ अमन का हाथ बढ़ाया तो उसके नतीजे में भारत ने इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 5 अगस्त 2019 के इक़दाम उठाए, हम ये समझते हैं कि उन्होंने उससे एनवायरनमेंट को विशिएट किया। इसीलिए हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त जिम्मेदारी भारत पर है
कि वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसके अंदर एक मीनिंगफुल एंगेजमेंट हो सके। मैं अनिका आपसे ये भी शेयर करना चाहूंगा कि देखें, जब भारत ये बात करता है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इन्वॉल्व था, तो आज दुनिया भारत की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आज पूरी दुनिया जो है वो ये समझती है कि भारत खुद एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। हमने उसका एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ शेयर किया। जब हमने अपना डोजियर दिया, उसमें हमने क्लियर एविडेंस प्रोवाइड किया कि किस तरह भारत एडिंग, अबेटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान उसके अंदर इन्वॉल्व है। अभी जो रिसेंट दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान में हुआ लाहौर में, उसमें भी हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद है। हमारे पास फाइनेंसिंग की ट्रेल मौजूद है कि किस तरह भारत से पैसा चलता है और पाकिस्तान पहुंचता है इस दहशतगर्द कार्रवाई के लिए। हमारे पास टेलीफोन कॉल के रिकॉर्ड मौजूद है जिसमें किस तरह भारत के जो हैंडलर्स हैं इस टेररिस्ट इंसिडेंट के लिए वो वहां से इंस्ट्रक्शन देते हैं और ये सारा। अब ये सारी चीजें देखें, भारत का अनिका, भारत ने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ एक झूठा और मनफी प्रोपेगेंडा किया है। और इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो EU डिसइंफो लैब की, जिसे इंडियन क्रॉनिकल्स कहते हैं, वो रिपोर्ट थी जिसमें क्लियरली ये बताया गया कि किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मनफी प्रोपेगेंडा में शामिल है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत के झूठ का जवाब सच से दिया। हमने भारत के झूठे इल्जामात का जवाब हमेशा ठोस शवाहिद पेश करके दिया। आपने देखा होगा कि भारत में जब भी कोई वाकया होता है तो वो फौरी तौर पर, जिसे हम नी जर्क रिएक्शन कहते हैं, वो फौरी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है बगैर तहकीक किए। और बाद में जब तहकीकात होती हैं तो उसमें ये चीज सामने आती है कि उनके पास कोई किस्म का ठोस सबूत या शवाहिद मौजूद नहीं है जो कि इशारा पाकिस्तान की तरफ करे। लेकिन पाकिस्तान ने कभी इस तरह का रद्द अमल नहीं दिया। ये अभी भी जो लाहौर में ये दहशतगर्दी का वाकया हुआ, हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम को टाइम दिया। जब उन्होंने ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए, जब उन्होंने पूरी फाइनेंशियल ट्रेल निकाल ली, जब उन्होंने टेलीफोन कॉल का सारा रिकॉर्ड निकाल लिया, तो उसके बाद हमने उन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर यह कहा कि भारत पाकिस्तान के अंदर रियासती दहशतगर्दी में ज़ाहिद साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट ओवर हियर, लेकिन लोग ये पूछते हैं कि इससे पहले हमने ठोस शवाहिद के साथ, बाकायदा फ़ोन कॉल्स के रिकॉर्ड के साथ, बाकायदा फाइनेंशियल ट्रेल के साथ एक डोसियर थमाया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को। ऐसी क्या नई चीज़ है जो अब हमने फाइंड आउट की है जो उस डोसियर से मुख्तलिफ है? और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रिएक्शन होगा वो उससे मुख्तलिफ होगा जो उस डोसियर के बाद था, या वैसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही रिएक्शन होगा बिकॉज ऑफ क्वाड एंड इंटरनेशनल जो अलायंसेस चल रही हैं उसकी वजह से? देखें अनिका, हम ये समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी विल हैव टू एक्ट। ये बात जरूरी है फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड फॉर द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्डर। देखिए, हम ये समझते हैं कि भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस होकर इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहा है। इससे UN सैंक्शन रिजीम जो है वो भारत के ऊपर अप्लाई हो सकता है। इससे जो काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन हैं, इंटरनेशनल काउंटर टेररिज्म कन्वेंशन, भारत उनकी खिलाफवर्जी कर रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो इंटरनेशनल लॉज की, इंटरनेशनल कन्वेंशन की वायलेशन भारत कर रहा है, उसके लिए इंडिया विल हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल। ये उन्हें अकाउंटेबल उस चीज के लिए होना पड़ेगा। लेकिन आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उसमें बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स कम इनटू प्ले। तो लेकिन हमारा ये उम्मीद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी विल सर्टेनली टेक कॉग्निजेंस, क्योंकि जो हमने शवाहिद पेश किए हैं ये ठोस है। इसमें कोई, हम ये समझते हैं कि बिल्कुल जिसे कहते हैं इररिफ्यूटेबल एविडेंस ऑफ द कॉम्प्लिसिटी ऑफ इंडियन स्टेट, इसमें रॉ की क्लियर इन्वॉल्वमेंट है
जिसके सबूत हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। इंटरेस्टिंग। अच्छा जाहिद साहब, फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अभी तो हम कुछ अर्से पहले बातें कर रहे थे कि कश्मीर का जो इशू है वो अपनी जगह पर, जब तक वो सॉल्व नहीं होता तब तक हम भारत के साथ ताल्लुकात आगे नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ अहम गोइयाँ चलने लगी कि भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाना बेहतर होगा, भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी, बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें भी गर्दिश करने लगी। क्या अभी भी भारत के साथ किसी किस्म की कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है पाकिस्तान की या नहीं? देखें अनिका, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई जो है वो बैकडोर या ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं है। तो लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। जहां तक बात होती है कि जी कोई दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित हैं, तो जिस तरह मैंने पहले भी अपनी 12 ब्रीफिंग्स के अंदर बात की, दैट स्टेट्स हैव देयर ओन वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट। और ये जो वेज एंड मीन्स टू कम्युनिकेट हैं, ये इवन जंग के दौरान भी दे रिमेन अवेलेबल। तो पहली बात तो ये। लेकिन दूसरी बात ये कि देखें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अनिका कि हम भारत से बात करते हैं या नहीं करते। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि जब हम बात करते हैं भारत से तो किस इशू पर बात करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम कल भी भारत से बात करने को तैयार हैं, हम आज भी भारत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन वो बात होगी फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट। जो भी बात होगी उसका मुद्दा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर होगा। और वो रेजोल्यूशन भी हम ये समझते हैं कि होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन एंड द विशेज ऑफ द कश्मीरी पीपल। तो जब तक भारत, क्योंकि देखिए हम ये समझते हैं कि तमाम इश्यूज पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन कोर इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है क्या? कोर इशू पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कल भी कश्मीर का मसला था और आज भी हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोर इशू जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट है। तो उसके रेजोल्यूशन के लिए हम पहले भी भारत से बात करने को तैयार थे और हम आज भी भारत से बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये मीनिंगफुल एंगेजमेंट होनी चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड एंगेजमेंट होनी चाहिए। और इस एंगेजमेंट के लिए भारत को कंड्यूसिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट करने पड़ेंगे। अब जब हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं कि भारत के जो गैर कानूनी और एकतरफा इक़दाम थे 5 अगस्त 2019 के, भारत को उन्हें वापस लेने पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली जायद साहब, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मुझे इसी पॉइंट पर जरा ब्रेक पे जाने की इजाजत दीजिएगा। और भारत की बात ही कर रहे हैं तो एक और बड़ा अहम पॉइंट है, हमारे हाथ उनकी कमजोरी आई है, क्या हम उसको प्ले अप कर सकेंगे या नहीं, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम भारत की बात कर रहे थे। जायद साहब, हम थोड़ी देर पहले EU डिसइंफो लैब की बात कर रहे थे और भारत ने प्याली, जो चाय की प्याली होती है, उसके अंदर तूफान बपा किया पाकिस्तान के खिलाफ। अब पाकिस्तान के हाथ एक ऐसी चीज़ आई है कि अभी से कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले यूरेनियम और भारत के अंदर हैंड्स एक्सचेंज करती हुई पकड़ी गई। उससे पहले 7 किलो पकड़ी गई, उससे पहले एक दफ़ा 9 किलो का वाक़या हुआ, उससे पहले 1 किलो का वाक़या भी हो चुका है। हम इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में उठा रहे हैं एक ऐसे टाइम पर जहां IAEA पाकिस्तान को न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी बनाने पर सराह रही है, वहां हमारे हमसाए इस तरह की इररिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं जहां यूरेनियम और किसी के हाथ में भी पकड़ी जाती है। आर वी प्लेइंग दिस अप इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी और नॉट? जी अनिका, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। इसके ऊपर आपने हमारी स्टेटमेंट देखी होंगी जब ये भारत के अंदर पे दर पे यूरेनियम की ब्लैक मार्केट के हवाले से जो है वो खबरें सामने आई। हमें इस पर बिल्कुल तशवीश है। हमने अपनी उस तशवीश से इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी आगाह किया। हम ये समझते हैं कि भारत के अंदर एक न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट की मौजूदगी की इंडिकेशन करती है ये बात। और दूसरा, उनकी जो रेगुलेशन है उनके लैक्स होने की तरफ भी ये इशारा देती है कि जी उनके वीक हैं जो सेफ्टी न्यूक्लियर उनकी उस हवाले से उसके अंदर बिल्कुल जो है वो
वीकनेसेस हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं। और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि इस वक्त भारत के अंदर जो एक कवर अप करने का ट्रेंड है कि हर चीज के ऊपर उन्होंने झूठ बोलना, इसके ऊपर भी बजाय इसके कि वो ट्रांसपेरेंटली उसकी एक इंक्वायरी करते, इन्वेस्टिगेशन करते और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, हमारे साथ उसके फैक्ट शेयर करते, उन्होंने उसे कवर अप करने की कोशिश की और उसमें ये कहा कि जी ये तो न्यूक्लियर मटेरियल ही नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त भारत बड़ी तेजी से अपनी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी खो रहा है। अनिका, they'll have to come clean on this issue, they'll have to come clean on many other issues। उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर एंगेज होना पड़ेगा। पॉइंट नोटेड। जाहिद साहब, पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को एक दफ़ा तो कह चुका है नो मोर, अब हम किसी भी मसले के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पार्टनर्स नहीं होंगे, पीस में पार्टनर्स ज़रूर होंगे। दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारे रवाबित भी बढ़ रहे हैं। इसी हफ्ते प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवादर के अंदर भी जाकर वो सीपेक मंसूबे के तहत गवादर के मंसूबे को भी बढ़ाया, वैसे भी सीपेक आगे बढ़ रहा है। तो जाहिद साहब, क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक मेजर शिफ्ट देख रहे हैं? देखें अनिका, सबसे पहले ये इसे हमें देखना पड़ेगा, आपका ये जो सवाल है इसे पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा, और फिर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रिलेशन जो है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हम ये समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान का एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर है। चाइना ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया, हमारे जो कोर नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर चाइना ने हमें सपोर्ट किया। खास तौर पर सीपेक को अगर आप ये देखें, उन्होंने पाकिस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने में, पाकिस्तान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में, और अब जब के सीपेक सेकेंड फेज में आ रहा है जहाँ पे हम क्वालिटी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहाँ हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हम बनाने जा रहे हैं 9, उसमें से 3 जोन जो है जिन्हें प्रायोरिटाइज भी किया, तो हम ये समझते हैं कि ये चाइना की कॉन्ट्रीब्यूशन है। उसके अलावा कोविड के दौरान आपने ये देखा कि जिस तरह पाकिस्तान को चाइना की तरफ से जो है वो मदद की गई, लेकिन पाकिस्तान भी देखें चाइना के साथ खड़ा हुआ। जब ये चाइना में कोविड स्टार्ट हुआ तो उस वक्त द फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट टू विजिट चाइना वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस चीज की चाइना के अंदर बिल्कुल एक रियलाइजेशन मौजूद है। लेकिन जहां तक हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ताल्लुकात, हिस्टोरिकली हमारे यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बड़ी करीबी ताल्लुकात रहे हैं, ब्रॉड बेस्ड ताल्लुकात रहे हैं, कोऑपरेटिव रहे हैं, फ्रेंडली रहे हैं, और हमारी कन्वर्जेंसीज हैं उनके साथ ऑन मेनी इश्यूज इंक्लूडिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज। अफगानिस्तान में अमन के हवाले से, या उससे पहले भी अफगानिस्तान में ड्यूरिंग कोल्ड, अब हमने ये देखा कि पाकिस्तान ने और यूनाइटेड स्टेट्स ने बहुत करीबी तौर पर मिलकर काम किया, और आगे भी हम ये समझते हैं कि हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मिलकर अफगान अमन के लिए काम करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कोऑपरेटिव रिलेशन इन टर्म्स ऑफ पीस इन अफगानिस्तान जो है वो बहुत जरूरी है। जहाँ तक बेसिक की बात है, उस पर हमारी लीडरशिप की तरफ से बड़ी क्लियर ये स्टेटमेंट आई है कि ना पाकिस्तान में यूनाइटेड स्टेट्स की कोई आर्मी और एयर बेसिस हैं, और ना ही इस तरह की कोई तजवीज जो है वो हमारे ज़ेरे गौर है। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि हमारे रिलेशन विद चाइना शुड नॉट बी सीन एज रिलेशंस एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन विद अनदर कंट्री। जिस तरह मैंने पहले ये कहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं ये हो सकते, और ना ही इस तरह इन्हें देखे जाना चाहिए। Right. Zahid साहब, point cleared. Thank you so much for joining me in my show today. It was a pleasure having you. नाज़रीन, कुछ सवालात जो एक आम आदमी के जहन में फ़ॉरेन पॉलिसी और बदलते हुए ख़त्ते की सूरत हाल के हवाले से जन्म लेते हैं, वो आज हम लोगों ने फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जाहिद साहब के सामने रखने की कोशिश की। एंड जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने बहुत सारे मामलात पर जो इबहम पाया जाता है उसको क्लैरिफाई भी किया। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।